Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. Today in this video I'll discuss about foreign direct investment. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम कई बार सुनते हैं, ये होता क्या है? वैसे तो नाम से आपको लग रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन के लोगों का इन्वेस्टमेंट इन मतलब किसी कंट्री में दूसरी कंट्री वालों का इन्वेस्टमेंट। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि हम उस कंट्री में जाके मतलब इन्वेस्ट करें। मतलब ऐसे कुछ तो फैक्टर होते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ बैठे अब ऐसे ही वहाँ जाके कहीं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे। देयर आर सम फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस समवन टू इन्वेस्ट इन अनदर कंट्री। सो आई विल डिस्कस अबाउट दैट, then we will discuss what are the significance of foreign direct investment and what are the criticisms of foreign direct investment. तो एफडीआई होता क्या है? एफडीआई समझने से पहले हम समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरली किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होना, किसी बिजनेस पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का या किसी कंपनी का क्या होना, एक से दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होना, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफपीआई। तो इनमें कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी कंपनी में या कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपका शेयर लेस देन 10% रहता है, अगर लेस देन 10% है तो उससे हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर मोर देन 10% है तो उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है ये किसी फिजिकल एसेट पे नहीं होता, ये ऑनलाइन होता है। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने देखा होगा कई सारे शेयर्स खरीदे जाते हैं, कुछ पार्टनरशिप रहती है, मतलब कुछ शेयर की हिस्सेदारी रहती है, तो लेस देन 10% अगर है तो वो एफपीआई है। वहीं यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी फिजिकल एसेट पे मतलब दूसरी कंट्री में जाके किसी फिजिकल एसेट पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दैट। उसके बाद क्या फैक्टर्स है, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि हम उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें। तो जैसे मार्केट साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब वो देखेंगे किसी मार्केट साइज, जैसे यहाँ की मार्केट साइज बड़ी है, मतलब अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनका मार्केट में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कोई भी कंपनी अगर है वो इन्वेस्ट क्यों करेगी दूसरी जगह पे जाके, अपने फायदे के लिए। तो अगर उनका फायदा कब होगा, जब वहाँ पे मार्केट होगा। आप खुद ही देखिए, जैसे अगर कोई कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि गाँव में जाके इन्वेस्ट कर देगी, वहाँ पे कोई मार्केट है ही नहीं, किसी खेत में जाके इन्वेस्ट कर देगी। वो देखेंगे कि वहाँ पे मार्केट साइज क्या है और उनका ग्रोथ कितनी हो सकती है, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। अगर कहीं पे ज़्यादा मार्केट अच्छा बड़ा है, वहाँ पे अगर उनको लगता है कि हमारी कंपनी बढ़ सकती है तो वहाँ पे जाके वो इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप देखते हैं जैसे कई देश के अगर सरकार में अगर इनस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिक्स में अगर इनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो वहाँ पे शेयर्स उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, सारे शेयर की प्राइस कम हो जाती है। वहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर रहती है तो वहाँ पे क्या होगा, पॉलिसीज ठीक रहेगी। मतलब जैसे जो गवर्नमेंट, अगर एक गवर्नमेंट है वो कुछ पॉलिसीज बनाती है अलग, मतलब अपने हिसाब से, अगर वहाँ पे अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो फिर वो डिफरेंट पॉलिसीज बनाएगी, तो उस कंट्री में या फिर उस जगह पे जाके इन्वेस्ट करना कौन पसंद करेगा जहाँ पे पॉलिसी से ठीक नहीं है। तो जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ पे लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इट रिड्यूसेस रिस्क रिलेटेड टू पॉलिसी चेंजेस, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब वही वहाँ के किसी जगह पे जो लॉ रहते हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू टैक्स, मतलब जो जितने अच्छे लॉ रहेंगे, जितने मतलब सुलझे हुए रहेंगे। मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसे नियम रहते हैं जहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स हो गए, तो समझ ही नहीं आता है कि मतलब अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है यहाँ पे, अगर प्रॉपर्टी लेना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है इस प्रॉपर्टी में, तो उसको अगर डिफरेंट अगर कानून रहेंगे तो वहाँ पे अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो कोई पसंद नहीं करेगा। वहीं वहाँ पे अगर आसान नियम बने हुए हैं तो हर कोई वहाँ पे आके इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब क्लियर एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स, टैक्स इंसेंटिव्स, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ये क्या करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए अगर कोई भी, अगर जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई इंडस्ट्री बनाना चाहता है तो उसको कई की जरूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगना चाहिए। मतलब वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे पावर सप्लाई होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए थ्रू मार्केट, और को मतलब वाटर अवेलेबल होना चाहिए, लेबर अवेलेबल होना चाहिए। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वहाँ पे, अच्छा होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए वहाँ पे। तो अगर जहाँ पे होगा तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज,
मतलब अगर कहाँ पे कहीं पे अगर जैसे कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ पे लेबर अगर उसे सस्ते मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करना पसंद करेगा वहाँ पे कि चलो यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ के लेबर सस्ते हैं। और स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, मतलब लोगों में स्किल होना चाहिए कि वो उनके अकॉर्डिंग काम कर पाए। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, जो पॉलिसीज है, तो वो कैसी होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए कि बिजनेस को क्या करे, वो ईजी प्रोसेस बना दे, न कि एक टफ बना दे। मतलब ईजी होगा, जितना ईजी प्रोसेस रहेगी इतना ज़्यादा वहाँ पे क्या रहेगा, बिजनेस करना लोग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि बताते हैं कि मतलब जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्सन को वहाँ किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब हमारी कंट्री में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उससे हमारे क्या फ़ायदे होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब्स बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वो यहाँ आएंगे तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सुधरेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन बढ़ेगा, वहाँ पे पावर की फैसिलिटीज आएगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज, जैसे अगर कोई दूसरी कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वो हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ भी हम उस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में जानना का मिलेगा हमें। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एक ये फ़ायदा है। उसके बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मतलब हमारी कंट्री में अगर कोई बना रहा है कोई चीज़, मतलब यहाँ पे आके अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। उसके बाद जॉब क्रिएशन होगी, मतलब अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करता है तो यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू, जो कॉरपोरेट टैक्स होता है किसी कॉरपोरेशन से जो लेते हैं कॉरपोरेट से, तो टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। तो ये सारे क्या थे फायदे देखे हमने जो कि रिलेटेड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। उसके बाद कौन से क्रिटिसिज्म से, मतलब कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, मतलब अगर कोई हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि मार्केट डोमिनेशन। जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी आ जाती है, बड़ी फर्म आके हमारी कंट्री में अगर वो बना लेती है, मतलब उसका इस्टेब्लिशमेंट कर लेती है, तो हमारे यहाँ के लोकल मार्केट को क्या कर देगी, वो दबा देगी, खत्म कर देगी। तो लार्ज फॉरेन फर्म्स में डोमिनेट लोकल मार्केट, मतलब लोकल मार्केट को क्या कर लेगी, डोमिनेट। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट हो गई, कोई स्टेब्लिश हो गई, तो वो क्या करेगी, हमारे यहाँ की चीज़ें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उस चीज़ों का बढ़ावा हमारी कंट्री में हो जाएगा। तो छोटे छोटे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, रिपेट्रिएशन मतलब होता है कि यहाँ से उनकी कंट्री में ही जाना वापस। मतलब उनका फायदा क्या है, कोई भी अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, तो उनकी जो मतलब कंपनी हो गई, इंडस्ट्री हो गई, उससे जो भी फायदा होगा वो कहाँ ले जाएंगे, वो जो भी प्रॉफिट होगा उनकी कंट्री में ले जाएंगे। तो प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम एफडीआई ऑफन गेट रिपेट्रिएटेड बैक टू द इन्वेस्टर्स होम कंट्री। तो उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री का उस टाइम पे तो ग्रोथ होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसके बाद रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन होता है, मतलब अगर हमारी कंट्री में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारे यहाँ के लोकल रिसोर्सेज, लेबर, मार्केट, मतलब इन सबको काहे के लिए यूज़ करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, तो वो एक्सप्लॉइट करेंगे। मतलब उनको थोड़ी ना, मतलब वेलफेयर के लिए थोड़ी ना कर रहे, वो काहे के लिए कर रहे, वो अपने फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए कर रहे। उसके बाद रीजनल इम्बेलेंस, मतलब कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है तो किस जगह पे करेगा, जब उनको अच्छी लगेगी, मतलब जहाँ पे जो डेवलप्ड होगी, तो वहीं जो अंडर डेवलप्ड एरिया से जो कम डेवलप्ड है तो उनके साथ वो तो पीछे के पीछे रह जाएंगे, और वहीं जहाँ पे कोई ने इन्वेस्ट किया है वो चीज़ें और बढ़ जाएगी, तो इम्बेलेंस होगा हमारे यहाँ की मतलब एरियाज में, रीजन्स में। उसके बाद ऐसी कोई इंडस्ट्री आ जाती है जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। जैसे कि सम एफडीआई प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रीज सच एज माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं। तो ये सब हमने देखा कि मतलब क्या फ़ायदे हैं एफडीआई के और क्या नुकसान है। तो ऐसे कुछ एरियाज है मतलब जहाँ पे हमारे यहाँ एफडीआई बंद, ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर में एफडीआई अलाउ है। जैसे लॉटरी बिजनेस हो गया, चिट फंड, टीडीआर, फिर कुछ सिगरेट्स का या फिर ऐसी इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ों में इन्वेस्ट करना। उसके बाद गैम्बलिंग में, निधि कंपनी, रियल एस्टेट बिजनेस में, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे एटॉमिक एनर्जी, ये नहीं है एटॉमिक एनर्जी, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना क्या है, मना है। मतलब हमारे कंट्री में इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसके अलावा किसी में भी कर सकते। तो ये सब देखा हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद है और किस तरीके से कुछ चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट एफडीआई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ओवर हियर कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।